हेलो दोस्तों, अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुशामदीद है। आज फिर एक नया अध्याय लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और वो आपका अध्याय हिंदी गोदली पद खंड का काव्य खंड हमने पूरा आपके इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा दिया है बाबू। और मैंने वर्णिका बुक को भी पूरा चैप्टर बाय चैप्टर है जो पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाइए मेरे प्ले लिस्ट में और जा कर के वहाँ से हर चैप्टर बाय चैप्टर आप हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम शुरू करते हैं अपना पढ़ाई को। देखिए, अध्याय वन हम गोदली का पढ़ा रहे हैं। गोदली का अध्याय वन, इसमें है अध्याय वन आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आज बच्चा जानता है बाबू। क्यों जानता है, किस लिए जानता है, देखिए आज इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देखिए बाबू, इनका जन्म के बारे में अगर है तो जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। उसके बाद बाबू पूछे, क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जामिनेशन हॉल में कि जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान इनका है महू मध्य प्रदेश, जो कि आपका बाबू यहाँ पड़ी है महू मध्य प्रदेश, एक दलित परिवार में। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबू एक बिल्कुल ही नीच जाति के कह सकते हैं कि नीच जाति के थे और नीच परिवार में एक दलित परिवार में ये जन्म लिए थे। लेकिन नीच छुआछूत वाली मामलों को उन्होंने और ऊंच नीच की भेदभाव को इन्होंने पूरा खत्म करके ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जैसे चैप्टर को लाया है, इसमें यही बताया गया है कि छुआछूत और है जो श्रम विभाजन, श्रम के आधार पर है जो विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। और यह है जो अपने मतलब है जो कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के विरोध है जो अपना पूरा विरोध करते हैं और उसको विरोध करके है जो कहते हैं कि श्रम विभाजन और जाति श्रम के आधार पे है जो किसी को बांटा नहीं जाना चाहिए और उसके बाद है जाति प्रथा के अनुसार भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जन्म स्थान के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ, जो कि एक दलित परिवार के थे। कहाँ से थे बाबू? एक दलित परिवार के। आगे चलेंगे, मानव मुक्ति के पुरोधा। अगर आपसे पूछा जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहते हैं, तो बाबू बताइएगा कि मानव मुक्ति के पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बाबू आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आ सकता है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर एवं उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका और लंदन, इंग्लैंड गए। अगर इनसे शिक्षा से रिलेटेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आ जाए तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा इन्होंने बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर इन्होंने पाई शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद उच्चतर शिक्षा के लिए इन्होंने न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका गए और फिर कहाँ गए बाबू, तो लंदन यानी कि इंग्लैंड गए थे ये ऊंची तालीम के लिए, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आगे चलेंगे कि शिक्षाविद तथा धर्मशास्त्र के व्याख्या कहलाते हैं। इनको शिक्षाविद भी कहा जाता है बाबू। धर्मशास्त्र के व्याख्याता अगर किसी को कहा जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इनके चिंतन में मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप जरा सा ध्यान दीजिएगा ज्यादा कि इनके चिंतन में मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। एक बाबू बुद्ध थे, दूसरा कबीर थे, तीसरा ज्योतिबा फूले। तो पूछेगा आपसे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन रहेगा कि बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जिंदगी में, जीवन में कितने व्यक्ति उनके चिंतन में प्रेरक थे, तो हम कहेंगे सर जी 3। कौन कौन? तो पहला बुद्ध है, दूसरा है कबीर और तीसरा है ज्योतिबा फूले। ठीक है, कंप्लीट।
आगे चलेंगे बाबू। भारतीय संविधान के निर्माता, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और सब लोग लगभग जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। आगे बाबू, बाबा साहब का निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। इनके निधन के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि इनका निधन दिसंबर में 1956 ईस्वी में, और कहाँ हुआ बाबू, तो निधन हो गया सर जी दिल्ली में। पहला तो जन्म का हुआ, तो जन्म हुआ महू मध्य प्रदेश में, जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। उसके बाद है निधन, तो दिसंबर 1956 ईस्वी में, कहाँ सर जी, तो दिल्ली में। कंप्लीट बाबू। आगे चलेंगे। इनके अनेक पुस्तकें एवं भाषा, इनकी अनेक पुस्तकें हैं बाबू, और भाषा भी है। देखिएगा ये जितने भी पुस्तक और भाषण लिखा गया है, इसमें से आप कुछ है, पुस्तक का भी नाम याद रख लेगा। ये सब पुस्तक है आपका दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन में आता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इंडिया किसके है, जो द कास्ट इन इंडिया किसका पुस्तक है, तो बाबू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है, तो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। द अनटचेबल, हु आर सुधराज, ये सब के लेखक है बाबू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। द राइज एंड फॉल्स ऑफ द हिंदू के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विमेन के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण है बाबू, तो याद रखिएगा, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। आगे चलेंगे। संपूर्ण बांटमय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब संपूर्ण बांटमय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। अगर पूछा जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण बांटमय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ, तो क्या बताइएगा बाबू, 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। कितने खंडों में इनका संपूर्ण बांटमय प्रकाशित हुआ, 21 खंडों में। आगे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया, अगर पूछेगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है इसका हिंदी में रूपांतरण, हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया, तो ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव ने किया। किसने किया, ललई सिंह यादव। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा। आगे, यह भाषण जातीय पांति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 ईस्वी के रूप में तैयार किया गया है। मतलब यह भाषण कब तैयार किया गया बाबू, तो जातीय पांति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन से सन 1936 ईस्वी में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण तैयार किया गया सन 1936 ईस्वी में तैयार किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव बाबू इतना ही क्लियर हो गया, इतना आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, और एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा बाबू। तो इसको अब चलते हैं हम कहाँ, तो इसको हम चलेंगे बाबू दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे, दूसरे वीडियो में, इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे बाबू इनका जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा इन्होंने जो लिखा है अपना निबंध, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्या कहना चाहते हैं। ठीक है बाबू। हाँ तो दोस्तों, हम अब चलते हैं, देखेंगे इसका श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, वो निबंध हम लोग बाबू क्या करेंगे, तो हम वो निबंध हम लोग पढ़ेंगे, और वो निबंध को हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे बाबू। आखिर जाति प्रथा किसे कहते हैं, श्रम विभाजन किसे कहते हैं। तो बाबू सबसे पहले आती है श्रम विभाजन। देखिए श्रम विभाजन किसे कहते हैं, तो कार्य के आधार पर है, जो कार्य के आधार पर मनुष्य को बांट देना, उसी को हम कहते हैं बाबू श्रम विभाजन। जैसे कि अगर कोई बढ़ई है, कोई नाई है, या कोई जूता सिलने वाला मोची है, तो उसको हम कार्य के आधार पर ही पहले क्या किया जाता था बाबू, आज से पहले, आज नहीं बल्कि इससे पहले हमारा जब भारत गुलाम था बाबू, तो उस वक्त की, उस समय की बात है कि
लोगों को जब घर में कोई मोची का रहते थे तो उनके घर में जब बेटा पैदा लेता था तो वो कहते थे कि तुम मतलब वही काम करोगे, यानी कि मोची वाला ही काम करोगे। किसी के घर में मतलब बढ़ी का काम होता था तो वो भी कहता था कि तुम बढ़ी ही बनोगे। कोई है जो मतलब कहते हैं नाई है तो नाई के घर में अगर नाई के घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता था तो उसे नाई वाला काम ही करने को कहा जाता था, अन्यथा और कोई काम करने की अनुमति नहीं होती थी। तो ये तो बहुत बुरी बात है बाबू कि श्रम के आधार पर है जो श्रम के आधार पे मतलब कास्ट के आधार पे लोगों को है बांट देना, इससे वो तो मतलब प्रगति नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर कोई किसान का बेटा है और उसको हम मतलब बांट दे कि तुम्हारा बाप खेती करता है, तुम भी खेती करोगे, तो वो तो पढ़ लिख करके बाबू है जो कोई इंजीनियर आज के समय में डेट में बन जाता है। कोई जो पढ़ करके किसान का ही बेटा है जो इंजीनियर से है जो इंजीनियर बन जाता है। कोई किसान ही का बेटा आईएएस बन जाता है। कोई किसान ही का बेटा है जो और भी अचीवमेंट अपने मतलब कह सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार है जो वह अचीवमेंट करता है। तो उसे ये अधिकार होनी चाहिए, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इसी को है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है जो बाइकाट करते हैं कि श्रम के आधार पे है जो मतलब कास्ट के आधार पे लोगों को नहीं बांटा जाना चाहिए। जो व्यक्ति अगर उसे मतलब पढ़ने की इच्छा हो तो उसे पढ़ने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। पढ़ लिख करके है जो उसे और आगे बढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए। तो श्रम विभाजन समझ गए कि श्रम विभाजन कहते हैं कि कार्य के आधार पे व्यक्ति को बांट देना श्रम विभाजन कहलाता है। अब कहेंगे सर ये जाति प्रथा किसे कहते हैं, तो जाति के आधार पे मतलब जाति के आधार पे जैसे तुम बड़ी हो या कोई शर्मा जी का बेटा है, कोई है जो मुसलमान का बेटा है, तो वही जाति के आधार पे जाति को लेकर के जाति के आधार पे है जो लोगों को बांट देना, उसी को कहते हैं हम लोग जाति प्रथा। क्या कहते हैं, तो जाति प्रथा। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन देख लिए बाबू। जाति प्रथा में क्या है कि पहले था जैसे कोई ब्राह्मण था बाबू, तो ब्राह्मण के लोग ही मंदिर में जाएंगे। दलित वर्ग जो भीमराव अम्बेडकर है जो दलित वर्ग थे तो इनको है जो मंदिर में प्रवेश नहीं किया, मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिया जाता था। अगर कभी गलती से भी प्रवेश कर गए तो मंदिर को धुलवाया जाता था बाबू, अशुद्ध माना जाता था इनको। तो इस तरह से है जो मतलब कह सकते हैं कि जाति के आधार पर भी भेदभाव किया जाता था और वही भेदभाव को है जो दूर किए कौन, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जाति के आधार पर है जो लोगों को बांट देना, वर्गों में बांट देना, उसी को कहते हैं जाति प्रथा। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन समझ गए। आगे चलते हैं बाबू, आदर्श समाज क्या है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका आदर्श समाज क्या है, मतलब सबसे अच्छा समाज क्या है, तो हम कहेंगे कि जहाँ समता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, भ्रातृत्व का अधिकार हो, वही है जो हमारा आदर्श समाज है। आदर्श समाज मतलब सबसे अच्छा समाज जहाँ हमें जीने का अधिकार, पूर्ण अधिकार हो, जीने का पूरा स्वतंत्रता हमें दी जा रही हो समाज में। हमें खेलने का, घूमने का, हमें है जो पढ़ाई करने का, हमें है जो आगे बढ़ करके है जो कुछ और काम करने का पूरी आज़ादी दी जाती हो, उसे हम आदर्श समाज कहेंगे। कहने का मतलब है कि जहाँ समता का अधिकार होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, भ्रातृत्व मतलब भाईचारे का अधिकार, भाईचारे का आपस में अधिकार होना चाहिए, तो उसी को हम आदर्श समाज कहेंगे। आगे चलते हैं बाबू, टालू भाव से काम। टालू भाव, ये देखिए कोई व्यक्ति को हम श्रम के आधार पे अगर बांट देंगे कि तुम्हारा बाप मोची है तो तुम मोची का काम करोगे, तो वो क्या करेगा, वो टालू भाव से काम करना शुरू कर देगा। कोई नाई है बाबू, बाल काटता है, तो बाल काटता है तो उसका बेटा पढ़ लिख करके है जो आगे बढ़ना सोचता है, लेकिन हम उसे कहेंगे कि नहीं, तुम्हारा बाप है जो नाई का काम करता है, तुम भी नाई का काम करोगे, तो वो क्या करेगा, वो टालू भाव से काम करेगा। मतलब है जो उसको काम करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसका तो हॉबी कुछ और था। किसी को खेलने का हॉबी है, किसी को क्रिकेट में जाने का हॉबी है, किसी को मूवीज बनाने का हॉबी है, किसी को है जो बाबू पढ़ लिख करके इंजीनियर बनने का है, किसी को पुलिस बनने का है। तो ये सब जो बनते हैं बाबू, इस पे अगर प्रतिबिंब लगा दिया जाए तो फिर वो मतलब बड़े लोग ही जाएंगे आगे,
कि नौकरियों में छोटे लोग तो ऐसे ही रह जाएंगे। कहने का मतलब है कि श्रम के आधार पे है जो हम लोग श्रम के आधार पे जो लोगों को बांटा जाता है उसी को कहते हैं श्रम विभाजन। और टालू भाव इसी से जुड़ा हुआ हो कि अगर श्रम के आधार पे है जो कार्य के आधार पे लोगों को हम बांट दें तो लोग क्या करेंगे, टालू भाव से काम करेंगे। वो काम में उनको मन नहीं लगेगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं बाबू, तो हमें पढ़ाने में अच्छा फील होता है, हम पढ़ाने में रुचि रखते हैं, तब तो आपको पढ़ा रहे हैं। हमें मन नहीं लगता तो हम भी यूं ही वीडियो बना देते, ऐसे ही आपको जो मन में आया जो पढ़ा करके चले जाते, तो उसी को कहते हैं टालू भाव। मतलब काम तो कर रहा है लेकिन उसको मन नहीं लग रहा है, काम में बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, तो वो काम में तो प्रगति भी नहीं कर सकता है, मतलब सफल भी नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि वो जब सफल नहीं हो तब वो बढ़िया से पैसे नहीं कमाएगा, और बढ़िया से पैसे नहीं कमाएगा तो वो कामयाब नहीं होगा। तो कहते हैं कि टालू भाव से काम करना, ये समझ गए। आगे कहेंगे आर्थिक पहलू। आर्थिक पहलू क्या है बाबू? आर्थिक पहलू वो है कि अगर व्यक्ति को है जो समता का अधिकार नहीं मिलेगा, समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, तो आर्थिक पहलू से भी बाबू पीछे चला जाएगा। आर्थिक पहलू मतलब कह सकते हैं कि वो जिस तरह से हमारा बिहार है जो आर्थिक पहलू से थोड़ा पीछे है अन्य राज्यों की अपेक्षा, उसी तरह से कह सकते हैं कि हम आर्थिक पहलू से भी पीछे चले जाएंगे। कहने का मतलब पैसे के एतबार से भी हम पीछे चले जाएंगे। अगर हमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा में बांध करके रख दिया जाएगा तो आर्थिक पहलू से हम लोग क्या चले जाएंगे, तो पीछे चले जाएंगे। इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा को हटा देना चाहिए, बल्कि सबको समता का अधिकार होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, भाईचारे का अधिकार होना चाहिए, भ्रातृत्व का। तो माँ के गर्भ में ही कार्य तय हो जाना, ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले के लोग क्या थे कि माँ के गर्भ में ही कहते हैं कि मनुष्य का जो कार्य है वो माँ के गर्भ में ही तय हो जाता है। जब माँ के गर्भ में वो आ गया कोई मनुष्य है तो उसी समय ही उसका कार्य तय कर दिया जाता था। पहले कि अगर कोई मोची का बेटा है तो मोची का ही काम करेगा, नाई का बेटा है नाई का काम करेगा, बढ़ई का बेटा है तो बढ़ई का काम करेगा, कोई छीलेगा, कोई मेज कुर्सी बनाएगा। तो इस प्रकार है जो माँ के गर्भ में ही मनुष्य का है जो कार्य तय कर दिया जाता। हाँ, आगे चलेंगे बाबू। किसी भी व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देते थे। हिंदू धर्म का आपके बुक में है कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, पहले का ये बात बोला गया, अभी नहीं हम बात बोल रहे बाबू, जिस समय श्रम विभाजन और जाति प्रथा चलता था तो उस समय बताया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं दी जाती थी। मतलब चाहे तो वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, किसी भी व्यक्ति को पेशा चुनने की मतलब कार्य चुनने की, पेशा मतलब कार्य चुनने की अनुमति नहीं दी जाती थी। मान लो मैं पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ाने की खूबी, हमें पढ़ाने की हमारे अंदर जागृति है, रुचि है, तो हमें पढ़ाने में अच्छा फील होता है। तो हमें ये पेशा चुनने की, हमें अपने आप से पेशा चुनने की अनुमति नहीं दी जाती थी, चाहे तो उसका पैतृक पेशा क्यों नहीं हो, यानी कि पूर्वजों से वो काम क्यों नहीं चला आता हो, तो हमें पहले अनुमति नहीं दी जाती थी पेशा चुनने का, कार्य चुनने का, चाहे तो वो उसमें पारंगत क्यों न हो। कहने का मतलब है कि मैं अगर पढ़ाने में पारंगत हूँ या आप अगर पढ़ने में पारंगत है तो आपको पढ़ाई वाला काम चुनने नहीं दिया जाता था। कहने का मतलब है कि जाति के आधार पर जाति के आधार पे आपको काम दिया जाता था, काम बांट दिया जाता था। क्या अगर आप नाई है तो नाई का काम करेंगे, आपको पढ़ाना आता है तो आप नहीं पढ़ाएंगे बल्कि नाई का ही काम करेंगे। तो इस तरह से पैतृक पेशा भी हो या आप किसी काम में पारंगत भी हो, बहुत ज्यादा महारत भी हासिल कर ली है किसी काम में, तो आपको काम नहीं करने दिया जाता था, बल्कि है जो जाति के अनुसार ही आपको कार्य करने दिया जाता था। इसी को है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने है जो हटाने का काम किया और हटा भी दिए हैं। मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देना, कहते हैं कि जाति प्रथा है जो क्या है, तो मनुष्य को एक जीवन भर है जो एक ही पेशा में, एक ही कार्य में बांध देना ही जाति प्रथा कहलाता है। कि वो अपने आप से है जो कुछ काम नहीं कर सकता है, अपने अनुसार कुछ काम करेगा तब तो है जो मनुष्य जाति प्रथा में नहीं बनेगा। कह रहा है कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में ही बांध देना, ये बहुत गलत बात है बाबू। कि अगर कोई, कहने का मतलब है कि कोई कुम्हार है
तो वो एक ही काम करेगा, बस जा करके क्या करेगा, तो वो मिट्टी का है जो कोई बर्तन बनाएगा, तो वो एक ही पेशा में बस जिंदगी भर एक ही पेशा में उसको बांध दिया जाए और दूसरा कोई काम करने की अनुमति अधिकार उसे नहीं दिया जाता था। तो उसी को कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मनुष्य को जीवन भर के लिए, जिंदगी भर के लिए एक ही पेशा में बांध देना, एक ही कार्य में बांध देना, ये बहुत बुरी बात है नहीं, बल्कि मनुष्य को है जो अधिकार इतना होनी चाहिए कि वो जो काम करना है चाहता हो वो काम करे, जो काम में उसका रुचि हो वो काम करे और उस काम में वो कामयाब हो सकता है बाबू, सफल हो सकता है। जब व्यक्ति को अधिकार इतना मिल जाएगा कि जो व्यक्ति को जो चाहे वो काम कर सकता है, तो वो उस काम में सफल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और अच्छे पैसे भी कमा सकता है। तो इसलिए मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांधने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि मनुष्य को अपनी रुचि के अनुसार जो काम करने की अधिकार होना चाहिए। भाईचारे का वास्तविक रूप दूध पानी की तरह मिश्रण। कहते हैं कि भाईचारे का दूसरा रूप क्या कहते हैं कि भाईचारे का वास्तविक रूप दूध पानी की तरह मिश्रण। कहते हैं कि भाईचारे का दूसरा रूप क्या होना चाहिए, तो भाईचारे का दूसरा वास्तविक रूप होना चाहिए दूध पानी की तरह मिश्रण। अगर हम कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है जो आपस में भाई भाई हैं, तो दूध पानी की तरह मिश्रण होना चाहिए। जिस तरह से दूध में पानी मिला दिया जाए तो मिक्स हो जाता है और मिक्स होने पे है जो वो उसको पानी नहीं निकाल सकते हैं, उसी प्रकार है जो हम आपस में इतना भाईचारा बना लें कि मतलब कोई है जो किसी को भड़काने पे हम आपस में न फूट हो, न लड़े, न आपस में है जो मतलब कह सकते हैं कि आपस में कभी कोई दंगा फसाद हो। तो ये कहते हैं कि भाईचारे का मतलब ये होना चाहिए कि दूध पानी की तरह मिल जाओ आपस में। ये भाईचारे का परिभाषा देते हैं, ये भाईचारे का एक उदाहरण देते हैं। उसके बाद है आपका एक लास्ट में कि लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र की परिभाषा बाबू, लोकतंत्र की परिभाषा में क्या है, तो लोकतंत्र की परिभाषा में यह है कि लोगों का अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र की परिभाषा में इसमें क्या है, तो लोगों का इसमें अधिकार होना चाहिए। जैसे हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश है तो बाबू इसमें लोग ही है, जनता ही है जो अपना नेता चुनती है और अपना नेता चुनकर है जो अपना वोट दे करके, बहुमत दे करके अपना नेता चुनकर है जो जिताती है किसी भी नेता को। तो यहाँ पर है जो लोगों का अधिकार है, अगर लोग चाहे तो उस नेता को है जो हटा करके दूसरा नेता को बैठा सकता है, दूसरा अपना रहनुमा लीडर चुन सकता है। तो लोकतंत्र की परिभाषा में है कि लोगों का अधिकार होना चाहिए, जनता का इस पे अधिकार होना चाहिए और जनता जैसे चाहे एक अच्छे व्यक्ति को बैठा सकता है अपने कह सकते हैं। लोकतंत्र की में है जो क्या है कि जनता ऐसे व्यक्ति को चुने अपने शासन के लिए, अपनी मतलब लीडर को ऐसे व्यक्ति को चुने कि उनकी देश की भी रक्षा कर सके, देश को आगे प्रगति कर सके बाबू, और उनके लिए भी कुछ काम कर सके। ऐसा नहीं कि बस लोगों से है जो जनता से वोट ले लिया, वोट लेकर के बाबू अपनी गद्दी को धर के पकड़े हुए है, जनता मर रही है, आपस में कट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और इसमें एक बेरोजगारी पर भी आया है कि आज भारत में है जो बेरोजगारी प्रत्यक्ष प्रमुख और प्रत्यक्ष रूप से एक कारण बन गई है। क्यों कारण बन गई बाबू, तो कहते हैं कि यही कारण है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के अनुसार कहते हैं कि यही कारण है कि आज भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण इसलिए बनी हुई बेरोजगारी क्योंकि अगर किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को उसके मतलब रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार अगर कार्य नहीं करता है तो बेरोजगार तो होगा ही बाबू, बेरोजगार नहीं होगा, उसे मन नहीं लगेगा कोई काम करने में तो वो बेरोजगार होगा। तो इसलिए बेरोजगारी का एक सबब भी है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन। इसलिए जाति प्रथा को बहुत बुरी चीज मानते हैं और जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि यह विडम्बना की बात ही है कि जातिवाद के पोषकों के, कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद बहुत अच्छा है, मतलब जाति में सबको बांट दो,
कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं, बिल्कुल खराब है, इसे नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी जातिवाद का जो बहुत जातिवाद और श्रम विभाजन को हटाने की बहुत कोशिश किया और हटा भी दिया। आज देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा खत्म हो गया। आज सबके पास अधिकार है बाबू कि अपने क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर रहा है। देखिए आज हम पढ़ा रहे हैं, ये आप लोग की बदौलत है, आप लोग की देन है, ऊपर वाले का भी करम है। तो कहते हैं कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद ठीक है, जो ब्राह्मण जाति हैं वही पूजा करने जाएंगे, जो शर्मा जी हैं वही है जो आगे नौकरी में जाएंगे, और छोटे लोग हैं जो मतलब है जो नीचे वाला काम करेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जातिवाद ठीक नहीं है, बल्कि जातिवाद बहुत ही घटिया चीज है, बहुत ही खराब नीति है। इसको है जो समाज से हटा देना चाहिए और सबको क्षमता के आधार पे, रुचि के अनुसार है जो काम देना चाहिए। नौकरी भी क्षमता के आधार पे आज हो रही है बाबू। तो इसीलिए जातिवाद को बहुत गलत मानते हैं और गलत है भी, तो इसीलिए ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन कुछ लोग इसको है जो अच्छा मानते हैं, जो कि बहुत गलत है। उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जातिवाद और श्रम विभाजन को हटा करके बाबू है जो सबको है जो समानता का अधिकार दिलाया, स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया और भ्रांतित्व यानी कि भाईचारे को सबको साथ है जो भाईचारे के साथ रहने के लिए प्रेरित किया। और हमारा जो भारत है बाबू आज भाईचारे के तौर पे चल भी रही है। इसलिए भारत हमारा देश में न जाने कितने धर्म के लोग हैं जो निवास करते हैं। हिंदू भी है, मुस्लिम भाई भी है, उसके बाद है जो फारसियन भी हैं, उसके बाद है जो जैन भी हैं, बौद्ध धर्म के भी हैं। तो बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं, यही वजह है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है जो संविधान के जनक, संविधान के निर्माता कहलाते हैं बाबू। और इन्होंने ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा को निबंध के अनुसार है जो लोगों को है जो जाति प्रथा के बारे में जागरूक किया, जाति प्रथा को से हटा करके है जो और श्रम विभाजन से हटा करके है जो एक संविधान में उनका अधिकार दिलाया और सबको है जो कार्य के अनुसार है जो बांटा जाता था उसको खत्म किया और कहा कि समता का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, भ्रातृत्व का अधिकार होना चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति को, मानव व्यक्ति को उसे क्या करना चाहिए, तो हर मानव व्यक्ति को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो उनके रुचि के अनुसार पर, क्षमता के आधार पर होना चाहिए। क्या? तो क्षमता के आधार पे उसे कार्य में दिया जाना चाहिए। तो ये रही बाबू, ये बहुत ही छोटी सी आपकी कह सकते हैं निबंध थी, कहानी थी, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की कहानी थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग कोई क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन अगर कोई है और तो आप मेरे कमेंट में बताइएगा, क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा। और इसमें आपका क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? तो विडंबना का स्वरूप है बाबू उपहास, उपहास। विडंबना की बात इसलिए कहते हैं कि आज जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज लोग हैं जो पहले कुछ लोग हैं जो जातिवाद को अच्छा मानते थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब इसको बहुत ही गलत ठहराए हैं। और जातिवाद से है जो लोग आपस में अपनी रुचि के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं और वो टालू भाव से काम करते हैं। वो एक ही काम में जिंदगी भर के लिए जातिवाद के जिंदगी भर के लिए वो एक ही काम में है जो बन जाते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि जातिवाद के पोषक मतलब जातिवाद के पोषक कुछ कहते हैं कि जातिवाद ठीक है, लेकिन जातिवाद के जो पोषक नहीं है यानी कि जातीयता नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल गलत है, इसे हटा देना चाहिए, जातिवाद कहीं भी नहीं होनी चाहिए। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक क्यों नहीं की जा सकती है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। तो कहेंगे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी है। इसका यह अर्थ है क्योंकि जाति प्रथा के अनुसार कोई भी व्यक्ति को एक कार्य में बांध देना
ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसके अगर एक काम में बन जाएगा तो वो टालो भाव से काम करेगा, और टालो भाव से जब काम करेगा तो वो काम को है जो सफल, वो काम में कामयाबी नहीं हासिल करेगा और वो अच्छे से पैसे भी नहीं कमाएगा। इसलिए और बेरोजगारी जरूर बढ़ेगी, इसलिए वो टालो भाव से काम करेगा। तो इसका प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण यही है कि उसे है जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए, समानता का अधिकार देना चाहिए। तो यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी, यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी है जो अप्रत्यक्ष रूप से एक कारण बनी हुई है। लेखक आज के उद्योगों, गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो लेखक जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हैं वो कहते हैं कि गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या आज अगर है तो वो जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा। तो यही क्वेश्चन रहा बाबू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो ऑब्जेक्टिव आपको जल्दी मिलेगा, सब्जेक्टिव भी आपको जल्दी मिलेगा। तो कैसा लगा ये कहानी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जब तक आगे, जय हिंद, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।